चलिए, अरे बात बंद कर दो पहले। आप लोग ध्यान से सुनो जरा, कल जितना पढ़ाया था वो क्लियर था? कल का कोई टाइप जिसमें कंफ्यूजन? तो आज हेडिंग डालिए पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रल। पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रल, ठीक है, या यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन इन इंटीग्रल। अब पार्शियल फ्रैक्शन में आप कैसे यूज करते हैं, किस ढंग से आपको लगाना है वो बताता हूं। पहली एक क्लास में आपको याद है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताया था मैंने, पर उस समय कुछ को अगर दिक्कत है तो आज दोबारा फिर बता रहा हूं। लिखिए नंबर 1। देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन नॉर्मली हम उनके लिए करते हैं जब कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं हो पाता, और इंटीग्रल में कहां यूज होता है वो बताता हूं। तो फ्रैक्शन पहले दो तरह के होते हैं। अगर आपको कभी इस तरह की कोई इक्वेशन लिखी देखी आपने, मान लीजिए ऐसी कोई इक्वेशन लिखी देखी, पी एक्स अपॉन बोलो क्यू एक्स, तो दो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि इक्वेशन ऐसी लिखी है ना, हो सकता है इसकी रिवर्स इक्वेशन लिखी हो सकता है इक्वेशन ऐसी कुछ लिखी हो सकता है इक्वेशन कभी ऐसी लिखी x प्लस 1 कर देते हैं। हो सकता है इक्वेशन कभी ऐसी लिखी यस और नो। तो फ्रैक्शन कई तरह के हो सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में हमको इस तरह के फ्रैक्शन, अगर मान लो इस तरह के इंटीग्रल आए तो क्या करें, तो ऐसे इंटीग्रल के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। कैसे करेंगे वो बता रहा हूं, पर पहले फ्रैक्शन को अगर ध्यान से देखो तो एक चीज दिखती है, या तो डिग्री न्यूमरेटर की, जैसे इसमें न्यूमरेटर की कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें इक्वल है, इसमें ज्यादा है, इसमें इक्वल है। तो जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम होती है, अभी लिखवा भी रहा हूं पहले समझा दूं, तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और हम जो पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ते हैं वो प्रॉपर के लिए पढ़ते हैं, इन प्रॉपर के लिए नहीं पढ़ते। तो अगर ऐसा लिखा तो ये प्रॉपर है, ये इनप्रॉपर में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकती है, जैसे ये भी इक्वल है, दिस इज ऑल्सो इन प्रॉपर फ्रैक्शन। इनप्रॉपर फ्रैक्शन, इनप्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो दो तरह के फ्रैक्शन हो सकते हैं, तीसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो पहले लिखिए डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, if degree of numerator polynomial, if degree of numerator polynomial मतलब न्यूमरेटर की जो पोलोनोमियल इक्वेशन उसकी बात कर रहा हूं, सिंपल वर्ड में लिखवा रहा हूं, आप अपने तरीके से जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। if degree of numerator polynomial is less than denominator polynomial, if degree of numerator polynomial is less than denominator polynomial, then fraction is called प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हुई प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन, यानी मैंने आपको पहली डेफिनेशन बताई प्रॉपर फ्रैक्शन की। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल इज लेस देन डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। कुछ एग्जांपल लिख दीजिए, लाइक पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा एग्जांपल जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री कम है और डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और अभी थोड़ी देर बाद आप जो रूल पढ़ेंगे वो किसके लिए होते हैं, प्रॉपर के लिए। इन प्रॉपर के लिए रूल नहीं होते, इन प्रॉपर हो तो हम उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, वो भी सिखा दूंगा। पहली क्लास में बताया था, पर आज ये पूरा टॉपिक हम अलग से कर रहे हैं। या मान लीजिए कोई भी एग्जांपल, 5x² + 2x + 1 अपॉन, अगर प्रॉपर बनाना तो नीचे 2 से बड़ी कोई भी डिग्री हम ले सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा x4, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 2 से बड़ी कोई भी पावर। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ है ना। मान लीजिए ऐसा लिखा है x + 2 अपॉन x4 + 3, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। या कभी ऐसा लिखा है 2x + 1 अपॉन x² + 2x + 3, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन।
नेक्स्ट लिखिए इन प्रॉपर फ्रैक्शन, इन प्रॉपर फ्रैक्शन, इन प्रॉपर फ्रैक्शन। पहली डेफिनेशन बताई प्रॉपर की और अब बता रहा हूं इन प्रॉपर। इन प्रॉपर फ्रैक्शन आपको डेफिनेशन पता है फिर भी मैं बोल रहा हूं, लिखिए इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, अभी स्टार्ट किया है, लिखना चालू करिए। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पर इक्वल टू वर्ड भी आता है, थोड़ा ध्यान रखना। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, greater than or equal to denominator polynomial, then fraction is called improper fraction. If degree of numerator polynomial greater than or equal to denominator polynomial, then fraction is called improper fraction. कुछ एग्जांपल लिखिए। पूरा खेल इनप्रॉपर को समझना है, पहले एक बार समझ लीजिए। ये करवाने के बाद फिर अगर टाइम बचेगा तो हम डीपीटी जरूर डिस्कस करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखिए इसके इनप्रॉपर के एग्जांपल लिखिए, जैसे 2x प्लस 3 अपॉन लाइक 4x प्लस 5, ये इनप्रॉपर है ना, इक्वल हो गई डिग्री तो भी इनप्रॉपर है। जैसे ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1, दिस इज ऑल्सो इनप्रॉपर फ्रैक्शन। आपने देखा होगा स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में इस तरह की प्रॉब्लम्स दी होती हैं, दी है ना, इन प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसी प्रॉब्लम दे सकते हो। नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, जनरली बता रहा हूं, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन एकदम दिमाग में है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 4x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7, ये सब इनप्रॉपर है। तो अगर इनप्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? अगर इनके कभी भी इंटीग्रल आ जाए तो ये बिना प्रॉपर में कन्वर्ट करे सॉल्व नहीं होते, और प्रॉपर में कन्वर्ट करना मतलब डिवीजन करना। अब डिवीजन भी कर सकते हो और कई बार आप एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी निकाल लेते हो। जैसे मान लो यही क्वेश्चन इंटीग्रल में आ जाए थोड़ी देर के लिए, तो नीचे 4x प्लस 5 है, ऊपर भी 4x प्लस 5 जैसा बनाना है। या तो एक बच्चा डिवाइड कर लेगा और एक ये भी कर सकता है 1/2 करा 4x प्लस 6 अपॉन, नहीं समझे, 4x प्लस 5। अब बोलो, आप लिखोगे 4x प्लस 5 प्लस 1। अब यही काम आप डिवाइड करके भी करते हो, पर इंटीग्रल में अक्सर हम थोड़े से लॉजिक से कर पाते हैं जल्दी। अब आपको पता है इसमें क्या होगा, 1/2, ये अलग लिखा तो 1 का x प्लस 1/4 log 4x प्लस 5। या इसी काम को आप डिवाइड करके कर सकते थे। तो क्लिक कर जाए तो ओके, नहीं करे तो कोई बात नहीं, ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, जैसे अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें, मान लो अभी, अब मैंने देखो एट रैंडम लिखे, बिल्कुल एट रैंडम जो दिमाग में आया वो लिख दिया, पर आप देखो तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, यस और नो, x प्लस 1। अरे इसको 2 प्लस 1 लिख दो और x प्लस, अब अपने आप ही लिया था क्वेश्चन पर हो गया एकदम। अब आपने अलग अलग लिखा तो x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन, अच्छा देखो क्या होता है, इसका इंटीग्रल कोई भी नहीं कर सकता, इसका जैसे ये लिखा आपको इंटीग्रल भी दिखने लग जाता है। इन प्रॉपर का इंटीग्रल कभी दिमाग में भी नहीं आएगा कैसे होगा, पर जैसे ही प्रॉपर होगा आपको दिखने लग जाएगा। अब इसका भी इंटीग्रल पता है, इसका भी पता है, यस और नो, तो वो आपके हाथ में कि आप उसे कैसे कर रहे हो। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, देखिए अब कई तरीके हो सकते हैं, ये लिखा हुआ है डिवाइड करके या प्लस माइनस करके। मान लो एक बच्चा कर दे कि x पावर 6 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, कर सकते हैं। आप इसको भी ऐसा लिख सकते हो x पावर 6 माइनस 1, बल्कि ऐसा ले लो प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। इसको आप ऐसा लिख सकते थे x क्यूब माइनस 1 x क्यूब प्लस 1 अपॉन, कुछ क्लिक करा
अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब से ये एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप एक्स प्लस क्यूब को एक्स क्यूब प्लस 1 को क्या लिख दोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, उस वाले पार्ट का इंटीग्रल हो जाएगा। तो इंटीग्रल में अक्सर हम बिना डिवीजन के भी काम कर लेते हैं, पर कहीं नहीं क्लिक करें तो आप डिवाइड करके कर सकते हैं। ये क्लियर है बात? ये मैं पहले ही बता चुका हूं, दोबारा बताया। तो अब हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर, लिखिए रूल्स फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहां से सीधा टॉपिक पे आते हैं। ये बता चुका था, दोबारा इसलिए बताया कि एक बार समझ में आए कि क्या चीज बता रहा हूं। रूल्स फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन। रूल नंबर 1, पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स पढ़ रहे हैं, और उसमें लिखिए रूल नंबर 1 या टाइप नंबर 1, कुछ भी बोल सकते हैं। टोटल इसमें 4 टाइप हैं, ऐसा बोल सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। मैं आपको आइडिया देता हूं। टाइप नंबर 1, 75% क्वेश्चन टाइप 1 के आते हैं। टाइप नंबर 2 हार्डली 20%। टाइप नंबर 3 कितने परसेंट, अब ये 95 हो गया ना, तो ये 20%, तो ये 4% और ये 1%। तो आपका पूरा फोकस टाइप 1 और टाइप 2 पे बहुत अच्छे से होना चाहिए। टाइप 3 4 भी पूछ सकते हैं, पर कम आते हैं। आप कभी भी पेपर देखेंगे तो आपको पहली 2 टाइप के ज्यादा मिलेंगे। तो टाइप नंबर 1 में लिखिए इफ ऑल फैक्टर्स आर लीनियर। इफ ऑल फैक्टर्स आर लीनियर, मान लीजिए नीचे दिए गए सभी फैक्टर कैसे हो, लीनियर्स हो। तो पार्शियल फ्रैक्शन का हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप जब पढ़ते हैं तो किसके लिए पढ़ रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। प्रॉपर ना हो तो पहले बना लें, और फिर इसके बाद ये जो रूल बता रहा हूं वो अप्लाई करें। तो अभी मैं आपको बनाते हुए ही दे रहा हूं। तो टाइप ऐसी हो सकती है, लाइक पी एक्स प्लस क्यू अपॉन, हो सकता है एक फैक्टर हो ए प्लस एक्स, बी प्लस एक्स, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। ये लीनियर फैक्टर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन से एकदम क्लियर होगा, पहले टाइप समझ लीजिए एक बार। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए प्लस एक्स इंटू बी प्लस एक्स, या सी प्लस एक्स, डी प्लस एक्स, कितने भी नीचे फैक्टर हो सकते हैं। अब इसको आपको देखो, सपोज अगर आपको इसका इंटीग्रल पूछा है, मान लो आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते जो दिख रहा है ये, तो आप इसे फैक्टराइज कर देते हैं यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप इसे ऐसा लिखते हैं, पहले सुनना, ए अपॉन ए प्लस एक्स। आप में से कई लोगों को आई थिंक आता भी होगा, अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा, बी प्लस एक्स। इसका जब एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम भी वही है जो इसका है, आपस में कैंसिल हो जाता है, तो आपको ये मिलता है पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए इंटू प्लस बी इंटू, और फिर कंपेयर करके ए बी निकालते हैं। ओके, लिखिए एग्जांपल से करेंगे, थोड़ा समझ में जल्दी आएगा। ओके, फोर एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब कहीं इंटीग्रल साइन बन जाए तो भी कंफ्यूजन नहीं होना, ना बने तो भी, क्योंकि हम दोनों चीजें एक साथ सीख रहे हैं। मतलब बेसिकली पहले मुझे आपको ये देना था, इंटीग्रल नहीं लगाना था, बाद में लगाते। क्या करेंगे, देखिए ए अपॉन एक्स प्लस 2, बी अपॉन एक्स माइनस 3, राइट। एलसीएम लिया, 4x प्लस 5 इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू
x+2, ये स्टेप क्लियर। ये अपॉन जो आता है ना दोनों के, वो कैंसिल हो जाते हैं आपस में, तो डायरेक्ट ये लिखो। अब कंपेयर किया, कोफिशिएंट ऑफ x सबसे पहले लिया, बोलो 4 इक्वल टू a+b, कांस्टेंट टर्म लिया बेटा, यहां पर 5 है, यहां पर -3 है प्लस 2b। सॉल्व करिए, ए और बी बोलिए, ए इक्वल टू और बी 17/5। देख लीजिए सभी का ये आ रहा है कि नहीं। डन। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, एक ही जगह मैं लिख दूं 3/5, तो ऐसा आ गया ये 3/5 x+2 प्लस बी की जगह रख दिया 17/5 x-3। ये पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। बहुत आराम से बता रहा हूं, फिर ट्रिक्स भी बताऊंगा। अभी इसकी प्रोग्रामिंग बताऊंगा क्या करना है आपको, तो आप फिर तुरंत आउटपुट देने लगोगे। तो अभी प्रोग्रामिंग स्किल आपके अभी डेवलप करने हैं ना। अभी कोडिंग बताऊंगा कैसे करना है कोड। अब आप बता देना किस में सीखना, सी में या पाइथन में या C++, जावा, जो बोलोगे उस लैंग्वेज में सिखा दूंगा। अभी अभी भी नहीं। देखो किसी को, यस। अब सुनिए, ये क्लियर है बात। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि ये क्वेश्चन इंटीग्रल में आया होता, तो आप इंटीग्रल में आया होता तो आपको इंटीग्रल इसकी जगह किसका करना होता बताइए। अभी ए बी के टर्म में ही करना है हमें, मुझे आपको कुछ सिखाना है। यही लिखते हैं ना। देखो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं बैठे, ठीक है। तो ए लॉग x+2 प्लस बी लॉग, बोलो तो मेन क्या चीज है, ए बी। यानी इस क्वेश्चन से डायरेक्ट आप ऑप्शन पे जा सकते हो ए बी निकाल के। बेटी ठीक है, देख लो। यस, ये फैन ऑफ कर दो। अभी आप बताइए, अभी नहीं आ रही, चलो देखते हैं। उधर से बढ़ो, ठीक है। ये क्लियर है बात। तो आपको पहले ए बी में ब्रेक करना है, ए बी की वैल्यू निकाल के आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 2x-3 अपॉन x² प्लस 3x+2। है ना, लाइट आ तो रही, नहीं वो उसकी कोई दिक्कत नहीं। अभी देखना, आप देखिए वंश, चलिए
अब देखिए, अभी भी जिनको ए बी समझ में नहीं आया समझाता हूं फिर से। सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसे ऐसा लिखेंगे 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx, ऐसा लिखेंगे ना। अच्छा, अब ये भी आपको लिखना नहीं, अब आपको पता है इसको आप ऐसा लिख रहे होंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस, देखो आप समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर आप इसको लॉजिकली देखें तो a लॉग एक्स प्लस 1 प्लस बी लॉग एक्स प्लस 2, यस और नो। ये पेपर में, ये ऑप्शन में, और चारों ऑप्शन एक जैसे होते हैं, मैं ये पहले बता दूं। केवल पूरा खेल ए और बी पर है, यानी इसमें इंटीग्रल का रोल नहीं है, कांस्टेंट का रोल है। कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूं, जिनको अभी भी समझ में नहीं आया वो ध्यान दीजिए। 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, आपने लिखा a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 2। एलसीएम लिया, क्या हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। देखिए, दो इक्वेशन जब इक्वल लिखी होती है ना तो उनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। तो जैसे मैं बोलूं आपसे कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, जो सबसे आसान काम था वो आपने बता दिया, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। तो देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x यहां पे देखेंगे तो 2, इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा तो a, इसमें इसका होगा तो b। फिर उसके बाद आप लोगे कांस्टेंट टर्म, यहां पर -3, यहां बोलो 2a प्लस ऑफ b, यस और नो। इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकालेंगे, a और b। बताओ क्या आ रहा है, a इक्वल टू, चेक कर लीजिए, गलत लिखा है। a की वैल्यू a -5 और b +7 माइनस +7, ठीक है, -10 +7, बिल्कुल ठीक है। ये समझ में आया। ये तो हुआ प्रॉपर मेथड। अब आप इस मेथड से, तो अभी तो दो वेरिएबल हैं, 3 होंगे तो 10 मिनट लग जाएंगे मेथड से करने में। अगर ए बी, अभी तो 2 फैक्टर है ना, 3 या 4 होंगे तो 10 मिनट लग जाएंगे। तो अब इसकी शॉर्ट तरीका क्या वो बता रहा हूं, सीखिएगा जरा ध्यान से। ये पहले क्लियर है, पहले 2 क्वेश्चन बताना जरूरी था। अब देखिए क्या होता है कि अब आपको, जैसे ये लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट है जो बता रहा हूं, ट्रिक्स। अब आपको ए और बी निकालना है, तो जो फैक्टर होते हैं, जैसे ए निकालने के लिए हमें इसको 0 से इक्वेट करना है, किसको, x प्लस 1 को। बी के लिए x प्लस, क्योंकि पेपर में ए बी नहीं होता, ए बी सी थोड़ी होता है, वो तो हम मानते हैं ए बी सी। अब आप क्या करोगे, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा बोलो, x की वैल्यू -1 रख दीजिए। इसी में वैसे रखते हैं, इसमें ये जो इक्वेशन होती है ना इसमें रखते हैं, पर मैं आपका और टाइम बचाऊंगा, ये भी नहीं लिखवाऊंगा। इसमें भी रख सकते हो -1, रखो ऊपर वाले में -1। तो आपने -1 रखा तो -4 -3 जिसके लिए लेते हैं उसमें नहीं रखते। -1 + 2 बोलो कितना बचा, -7, -2 आएगा, हाँ सॉरी। तो ये कितना आ गया बेटा, -5, यानी a -5 आ गया। b के लिए बोलो क्या रखोगे, b के लिए -2 रखोगे। तो -2 यहीं कहीं रखिए, -2 × 2 कितना हुआ 4, -4 -3 -7, यहां पे तो रखना नहीं, इसमें रखा, -2 -1 -1, क्या बच गया 7। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, लॉजिकली इसमें रखते हैं, एक्चुअल में इसमें रखते हैं। आपने यहां पे रखा -1, तो समझना -4 -2 -3 -5, यहां -1 रखा तो a बचा, ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही एक बार आप इसको 0 से इक्वेट करो तो -2 रखो इसमें, तो -4 -3 इसमें रखा तो 0, उधर रखा तो -b, तो b कितना आ गया
7। तो ये टेक्निक होती है जो अभी आपके बहुत काम आने वाली, नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है मेरा? सेकंड नंबर का। जब तक मैं इस टाइप के 10 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा आगे नहीं बढ़ूंगा। तो सारे कंफ्यूजन जो अभी आ रहे हैं वो अभी धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट, देखिए लिखिए 4x प्लस 11 अपॉन x प्लस 2 x माइनस 3 x माइनस 5। पहले अगर आंसर लिख सकते हो तो लिखने की कोशिश करिए। सोचिए अगर इंटीग्रल में होता तो क्या होता। अभी मैं फैक्टर बने हुए दे रहा हूं, कई बार फैक्टर बनाना पड़ता, वो पहले सिखा चुका हूं, अब इसलिए उसमें टाइम नहीं उलझा रहा हूं। आपको कई बार फैक्टर बने नहीं होते हैं, बनाने पड़ते हैं। अभी मेरा ऑब्जेक्ट है कि आपका टाइम सेव करूं। ठीक है, और याद रखिए पेपर में ना ए होता है ना बी होता है, इसलिए थोड़े स्मार्ट स्किल यूज करा करिए कि ए और बी अलग अलग हो रहा है। अरे आप जिसको ए मान लोगे उसको लिख सकते हो। अब देखिए इसका अगर मैं लिखूं तो इसका आंसर का पैटर्न कुछ ऐसा होगा, ए लॉग बोलो x प्लस 2 प्लस बी बोलो प्लस सी बोलो x माइनस। अब एक बच्चा मान लो ऐसा लिख दे सी लॉग x प्लस 2, मान लो मैं एक बात बोल रहा हूं ए लॉग, कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एबीसी नहीं होता पेपर में। आपको एक्चुअल में देखना है log x प्लस 2 का कोफिशिएंट क्या है। वो ए लिखा, सी लिखा, पी लिखा, राम भरोसे लिखा है, मनीराम लिखा है, रामपाल लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए अलग आ रहा है बी अलग आ रहा नहीं, इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आप नॉर्मली जिस ऑर्डर में फैक्टर होते हैं उस ऑर्डर में लिख देते हो, एक जनरल बात होती है, पर इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं, कोई भी आगे पीछे लिख दो। अक्सर अगर मान लो ए नेगेटिव आया तो पक्की बात है ए को पीछे लिखेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको आंसर में पहले दिया होगा पॉजिटिव वाला और फिर दिया होगा, अब आप बोलो ए और बी अलग आ रहे हैं, तो ना ए और बी अलग आ रहे हैं ना कुछ आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या आया था, ए क्या आया था और बी 7, तो आपको ऐसा आंसर दिया होगा, पहले 7 वाला लिखा होगा और फिर -5 वाला लिखा होगा। लॉजिकल बात है। अब उसमें ए और बी में कोई गड़बड़ नहीं है, ए बी तो हमारे सिग्निफिकेंट है, तो आप चाहे कैसे भी लिखो आपको समझना ये। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर कोई बच्चा ऐसे मेथड से करेगा 10 मिनट से कम नहीं लगेंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। अब आप कैसे करोगे, पहले तो चारों ऑप्शन यही होंगे। सबसे पहले देखो चारों ऑप्शन में किस इक्वेशन का कोफिशिएंट अलग है। अगर एक ही का तो वही निकाल के भी काम कर सकते हो, यानी आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि केवल बी अलग है तो बी के लिए क्या रखना है, केवल 3, इसको 0 से इक्वेट करो, यहीं कहीं देखो 3 रखो, 3 इसमें इसी में रखो, 3 4 3 जा 12 21 23। अब 3 इसमें नहीं रखते जिसके लिए लेना, 3 + 2 5 इंटू -2 क्या आ गया माइनस, यस -23/10, ये बी आ गया। अब इतने में आपका क्वेश्चन खत्म, यानी आप तो एबीसी भी नहीं निकालेंगे, जो सबसे अलग हो वो निकालो। मान लो 2 में ए एक जैसे उसका क्या फायदा, तो ये थोड़ा सा स्मार्ट स्किल यूज करो। अभी तो ए भी निकालते हैं, अगर ए निकालना होगा तो क्या रखोगे -2 रखिए, -2 -8 + 11 3 अपॉन -5 -7 इक्वल टू 3/35। ये बना के सर्कल छोड़ दिया मैंने। और सी के लिए क्या रखेंगे, एबीसी नहीं है यहां, है ना, ये राम ये श्याम और ये घनश्याम है, ऐसा ध्यान रखना। अब सी के लिए क्या रखोगे 5 रखो, 5 20 + 11 हाँ 31 अपॉन 5 रखा 7 इंटू 2 14। ये आ गया एबीसी। पूरे पेपर में ध्यान दो, कहीं इंटीग्रल का यूज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इवन स्टेप तक नहीं लिखी आपने। अब इसको स्टेप से करते हैं जिससे आपको बड़ा मजा आता है कि नहीं सर लिखेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा।
अब देखिए, अब अगर इसको कोई बच्चा लिख के कर रहा होता तो 4x प्लस 11 अपॉन x प्लस 2 x माइनस 3 x माइनस 5, दिस इज ए। फिर बोलो b, फिर c, फिर इसका आपने लिया एलसीएम, तो ये ऐसा बनता है कुछ 4x प्लस 11 इक्वल टू a इंटू प्लस बी इंटू प्लस सी इंटू। अच्छा, क्या होता है कि एक्चुअल में तो इस इक्वेशन में रखना चाहिए लॉजिकली, आगे जाके रखना भी पड़ेगा एडवांस फॉर्म में टाइप 2 टाइप 3 में, पर आप सोचो मैंने आपकी ये इक्वेशन भी लिखने से बचाई है फिलहाल में, आप उसमें भी लिख के निकाल पा रहे, बाकी रखते इसमें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 3 -2 रखने पर ए क्यों मिलता है। -2 रखते हो तो देखो ये 0 हो जाता है, ये 0, केवल -2 इसमें बचता है, इसलिए ए मिलता है। और एबीसी नहीं है, जो भी कांस्टेंट दिए वो है, तो रखना इसमें चाहिए। अब अगर मान लो एबीसी ऐसे मेथड से नहीं निकाल रहे होते तो जरा कंपेयर करते, 3 वेरिएबल की इक्वेशन आती, 10 मिनट बाद करके निकालते, और क्या निकालते, गलत आंसर निकालते, क्योंकि 3 इक्वेशन सॉल्व करके सही कहां निकलेंगी वो। ये एक और बड़ी दिक्कत है। आप देखिएगा अक्सर जिन क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम देते हो उनके मिस्टेक के चांस हाईएस्ट होते हैं। कभी भी आप अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाइए, ज्यादा टाइम देने वाला क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी कंपेयर करते, पहले लेते एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां नहीं है 0, यहां पर ए प्लस बी प्लस सी, फिर कांस्टेंट, फिर एक्स, ऐसे 3 वेरिएबल की, फिर सॉल्व करते, फिर एबीसी निकलता। तो ये सब नहीं करना है, ये तरीका है। तो आपको आंसर की देखना है, आंसर की में ये देखना है कि कौन सा कोफिशिएंट लॉग का सबसे अलग है, वही सीधा निकालो और आंसर की में मार्क कर दो, बस। ये सबसे अच्छी बात होती है कि आपके पास आंसर की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1। देखिए क्या आएगा जरा। अब बताइए इसको कैसे लिखेंगे, पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ऐसा लिखते ना, a अपॉन 2x माइनस 1 लिखते, बोलो b अपॉन कुछ भी, b और c में कोई भी आगे पीछे ले सकते थे, है ना। अब सोचिए ये क्वेश्चन अगर इंटीग्रल में होता तो इसका इंटीग्रल क्या होता, a log बाय 2, तो अब आपको a जो मिलता है उसमें 2 का डिवाइड हो रहा होता। आप a को मैच मत करने लगना, एक आंसर ऐसा भी दिया होगा जो a बता रहा होगा, एक दिया होगा a/2। ये कई बार कोफिशिएंट आते हैं, उस पर केयरफुल रहना है, कल भी हम यही बात कर रहे थे डिस्कस। अब बताओ इसमें b log प्लस c log, ये आपको ऑप्शन में दिया है। ठीक है, मंथन वो इनप्रॉपर नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन। नीचे की डिग्री कितनी है, 1 2 एंड 3, ऊपर कितनी है 2। अब बोलो क्या निकालना है, मान लो थोड़ी देर के लिए, जैसे सबसे जल्दी निकलेगा 1 रखने पे। ऐसा मत सोचा करो कि पहले मैं ये निकाल लूं, सबसे सिंपल जो निकलता है और जो ऑप्शन में अलग दिया, जो आंसर की में अलग दिया वो निकालना, ये बिल्कुल रूल बना के रखना। और एबीसी कुछ नहीं, जैसे मुझे मान लो सबसे पहले सी निकालने का मन है तो क्या रखूंगा, 1 रखिए, 1 1 प्लस 5 6, 2 माइनस 1 1 माइनस 3, बोलो सी का वैल्यू -2। हो सकता है हमारा क्वेश्चन इतने में ही खत्म हो जाए। फिर बी के लिए क्या रखोगे, 4, 16 प्लस 5 21 बाय 7 इंटू 3, क्यों
1 आ रहा है, कोई बात नहीं, बी की वैल्यू आ गई 1। आपको ये सब नहीं, जो आ रहा है वो रखते जाओ। ए के लिए रखेंगे 1/2, 1/2, 1/2 रखा तो 1/4 + 5, 9/4। जो भी पहले ये करेक्ट लिखा है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 1/4 है ना, 21/4 अपॉन, इसमें नहीं रखना, 1/2 - 4 -7/2 -1/2, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस, तो 3। ए का वैल्यू 3 है, पर जब आप इसका कोफिशिएंट आंसर से मैच कर रहे होंगे तो वहां 3/2 लिखा होगा। ये अलग चीज है, ए अलग है और कोफिशिएंट लॉग के वजह से आया वो अलग। मतलब जो इतना टाइम लेने वाले क्वेश्चन है वो भी आप देखो कितने सेकंडों में कर सकते हो। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के साथ पढ़ो, मिस्टेक हो ही नहीं सकती। चलिए अगला लिखिए। अभी पहले टाइप 1 के ही कर रहे हैं क्वेश्चन, जब तक कमांड ना आ जाए परफेक्ट, जब तक आगे नहीं बढ़ना है। 2x² + 3x + 5 अपॉन x + 2 x + 4 x - 1 x - 5, 4 फैक्टर दे दिए, मेथड से करके 15 मिनट में आंसर आएगा। ऑन है, बैटरी खत्म वाली दो, पुरानी जो चल रही थी, जो लगी थी वो सही थी, ये फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, वो कंफ्यूज है, इसको फेंक देना, नहीं तो कंफ्यूज। अब देखिए, ओके, फटाफट आंसर लिखिए, क्योंकि टाइप 1 क्लियर हो गई तो टाइप 2 पे आएंगे, टाइप 2 क्लियर हो गई तो टाइप 3 पे आएंगे। लिख सकते हैं ना आंसर, लिखा करो आप, ये बहुत न्यू टेक्निक्स हैं कि आपको आंसर लिख, क्योंकि आंसर क्यों लिखवा रहा हूं, वो लिखना नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में तो ऑप्शन में दिख रहा होगा, अभी लिखना है आपको, खुद की आंसर की बनाइए। अगर इंटीग्रल होता तो a log x + 2 + b log x + 4 + c log x - 1 + d log x - 5। क्या 725 870 आ रहा है? अब इसमें क्या करोगे मिस्टेक? कैलकुलेशन, मिस्टेक होगी कैलकुलेशन, बोलोगे इंटीग्रल नहीं आता, ये एक और प्रॉब्लम है। आपने ए के लिए क्या रख, पहले 1 रख लो, जो मर्जी वो निकाल लो, x 1 रखें तो क्या होगा, 2 + 3 5 5 + 5 10, 10/3 5 -4, क्यों, तो -1/6, यानी ये सी है, क्यों, सही है, ठीक। अब देखो जहां लगता है ना मुझे, मैं वो लिखता हूं, ऐसा थोड़ी मैं कह रहा हूं कि नहीं लिखता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखना है, जहां जरूरत लगती है वहां लिखो, पर क्या लिखना है ये भी इंपॉर्टेंट, सब कुछ नहीं लिख डालना है। फिर 5 रख दो, 25 × 2 50 + 15 + 5, क्यों, 5 + 2 7 9 4 80 हो गया, 70 हो गया, तो 10/10 भी कैंसिल हो गया, 5/18, माइनस कहां रहा है, एक मिनट, 5 रखोगे, 5/18 ही तो आ रहा है,
माइनस कहाँ आ रहा है? अब जिसकी बात नहीं कर रहे, यही तो दिक्कत है कि जो चीज बताई नहीं उसका आंसर बता रहा। अब आने दो ना उस पर मुझे, मैं तो आराम से आपको करवा रहा हूं एक एक करके, आपको भी समझ में आने लगा कि करना क्या है। अब आप ऑब्जेक्टिव शीट करोगे तो अब आपके लिए सिंपल हो जाएगी। अब बताइए, -2 रख देते हैं, तो -2 रखने पे 4 2 जा 8, -6 + 5, -2 रखा तो 2, -3 -7, क्यों? 7 से 7 कैंसिल, 1/6, तो ए का वैल्यू आ गया 1/6। आपको नहीं लगता इतने में तो आप 100% आंसर दे चुके होंगे? यही चीज आपको दिमाग में रखनी है कि आप सबसे पहले वो निकालना जो सबसे इजी रखने में हो, फिर वो निकालो जो अलग दिखते हो, बस खत्म। अब बी के लिए -4 रख दीजिए। 32, 32 -12 + 5, -4 रखा तो -2, -5, -9, ये हो गया 25, 25 मतलब 5, तो 5/5 3 माइनस है तो एक माइनस आ जाएगा। आप जो मिस्टेक करोगे वो प्लस माइनस की करोगे, और सर पीटोगे कि सर प्लस माइनस की मिस्टेक होती है, क्या करें? मैं बोलूंगा कुछ मत करो और करो। और प्लस माइनस की मिस्टेक मैथ्स में ही होती, वैसे नहीं होती। वहां आपको अभी बाजार में रुपए लेके भेज दिया जाए तो थोड़ी करके आओगे, दुकानदार को ज्यादा दिया ऐसा नहीं होगा। ओके, तो टाइप 1 क्लियर हो तो टाइप 2 पे आ जाए। टाइप 1 क्लियर है, काफी क्वेश्चन भी कर लिए, 4 फैक्टर तक के कर लिए हमने। चलिए टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, वंश। इफ सम लीनियर फैक्टर्स आर रिपीटेड, अभी थे लीनियर फैक्टर, अब मान लो कोई लीनियर फैक्टर क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा। सम लीनियर फैक्टर्स आर रिपीटेड, some linear factors are repeated, some linear factors are repeated। इसका एक जनरल एग्जांपल पहले लिख लूं, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन, मान लो ऐसा हो, ए प्लस एक्स, मान लो ये रिपीट हो रहा हो, होल स्क्वायर होल क्यूब कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, इंटीग्रेशन आपको पता है, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो तो बताओ क्या होगा इंटीग्रल? ए प्लस एक्स का होल क्यूब हो तो -1/2, पता है ना? ये इंटीग्रल लगेंगे यहां पर, तो एक जनरल लिख दिया मैंने, जो चीज जहां लगेगी वो बताता चलूंगा। अब रिपीटेड फैक्टर का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है वो देखिए। अब इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए, ए अपॉन ए प्लस एक्स प्लस बी अपॉन बी प्लस एक्स प्लस सी अपॉन होल स्क्वायर। ठीक है, जो भी रिपीट हो रहा है उसकी पावर्स हम बढ़ाते चलते रिपीटेड फैक्टर्स में। तो ए बी, मान लो यहां पे एक सिवा क्यूब होता तो क्या होता, डी अपॉन बी प्लस एक्स का क्यूब, जो भी रिपीट हो रहे हैं। एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा, मेथड के मतलब एबीसी में समझने में हमेशा टाइम लगेगा। लिखिए क्वेश्चन। देखिए,
4x प्लस 7 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। पहले आंसर लिखिएगा, आंसर बनाइए, फिर उसके बाद सॉल्व करिए, क्योंकि आंसर से कई चीजें आपको क्लियर होंगी। डन। देखिए, अगर थोड़ा सा समझें कैसे निकालते हैं वो भी बताता हूं। आप पहले ऐसा लिखते हैं x प्लस 1 बी अपॉन एक्स माइनस 2 सी अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने ये लिखा, आप पहले समझ लो, कोई अपन 2 मिनट बाद इसका स्पीड में अपने आप आ जाएंगे। पहले कंसेप्ट जमा समझना जरूरी है। अब बताओ, अगर ये लिखा होता तो इस वाले पार्ट का आंसर होता a log, ऊपर इसलिए लिख रहा हूं कि इसके तरीका बताऊंगा, x प्लस 1। ये लिखा होता b log और माइनस c अपॉन, अब आप इसमें कुछ वैल्यू निकाल सकते थे, कौन कौन सी? अब a निकलेगी, एक तो पक्का है, पर b या c में कंफ्यूजन होता। तो याद रखना, इसमें जब भी कोई वैल्यू निकलती है वो हाईएस्ट पावर की निकलती है, तो b नहीं निकलेगा, c। क्यों, रीजन भी बताता हूं। पर अगर किसी पार्शियल फ्रैक्शन में एक वैल्यू भी डायरेक्ट निकाल लिया तो क्वेश्चन 70% इजी हो जाता है। यहां कितनी निकाल पा रहे हो? 2, बहुत है। हो सकता है 2 से हमारा आंसर मैच कर जाए, नहीं करेगा तो सोचेंगे। पहले समझ लो आप। अब a के लिए क्या रखोगे आप? आपने -1 रखा, थोड़ा रखिए, तो 3 अपॉन -3 का स्क्वायर 9, तो 1/3। तो a का वैल्यू यहां लिख दिया 1/3। फिर मैंने रखा 2, 8 प्लस 7 15, 2 प्लस 1 3, तो c का वैल्यू 5। c ही क्यों आया बता रहा हूं, हो सकता है इतने में आपका आंसर मैच कर जाए। एक सिवा नहीं करा तो b कैसे निकालेंगे उसकी टेक्निक सीखिए। अब कंसेप्ट समझना जरा। लॉजिकली तो इसमें रखना नहीं चाहिए, लॉजिकली मैंने बताया था ना किस में रखो, एलसीएम में। तो अगर मैं रखूंगा तो क्या होगा बोलो? 4x प्लस 7 इक्वल टू a इंटू, एलसीएम लेते तो ऐसा आता, प्लस b के साथ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c के साथ x प्लस 1। यस और नो? एक्चुअल में ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई जगह लिखनी पड़ती ही है, और ये इक्वेशन आगे भी काम आएगी। सारा खेल इस पे, जैसे जब आपने, मैंने बोला -1 रखो, तो भी आपने यही रखा था, तो -1 पे ये 0, ये 0, a मिल गया। जब मैंने बोला 2 रखो, तो ध्यान दो, 2 पे ये 0, 2 पे ये भी 0, केवल c बचा। वो अपने आप समझ में आता है कि क्यों हाईयर पावर मिलता है, लोअर पावर में क्योंकि वो टर्म आ जाता है। अब आप क्योंकि 2 वैल्यू निकाल चुके हैं तो एक ही तो निकालना है। एक वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है। कंपेयरिंग कर दीजिए, कंपेयरिंग में भी आप वो कंपेयरिंग करिए जो सबसे इजी होती है। तो किसी भी इक्वेशन में, जैसे मैं आपको एक बात बोलूं, समझना, ये 4 फैक्टर लिखे हैं, पर मैं आपसे बोलूं कि इसमें 2 फैक्टर आप डायरेक्ट बता सकते हो। बताओ कौन कौन से? 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 3 70, 24 इंटू 3 72, इंटू 2 144। यानी आप ऐसा लिख सकते हो 144 x की पावर 4। इसके बीच में क्या आएगा वो बाद में देखेंगे। फिर 1 इंटू -5 -5 -35 इंटू -9, तो 315 किसका? प्लस का। यानी पहला टर्म और आखिरी टर्म आप पूरा मल्टीप्लाई के बिना भी बता सकते हैं, इवन 100 फैक्टर क्यों ना हो। ये टेक्निक यहां पर यूज करना चाहिए, बहुत काम आती है। बात समझ में आ रही है? सबसे बड़ी पावर और कांस्टेंट टर्म, ये कितने भी फैक्टर का आप डायरेक्ट बता सकते हो। 50 भी लिखे होते तो बता देते, बीच के बताने के लिए कैलकुलेशन लगती, आगे पीछे की नहीं।
तो यही काम हम यहां यूज करते हैं। कैसे, देखिएगा। अब इसमें x की पावर कितनी मिलेगी, 2। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूं मैं दोनों तरफ से। यहां है कोई बात नहीं, यहां पर आएगा, यहां आएगा, बस खत्म। अब बताओ क्या निकला हुआ है, a, तो b आ गया, खत्म। ओके, अब ऐसे 5-6 क्वेश्चन करेंगे, अपने आप समझ में आने लगेगा कोई चीज नहीं आई तो। हर क्वेश्चन मैं एक 5-6 क्यों करवाता हूं कि आपके कंसेप्ट कहीं कोई दिक्कत आए तो समझ पाओ। डन। अभी 3-4 क्वेश्चन के बाद ही क्लियर होगा, एकदम नहीं होगा। कुछ पूछना है? बता रहा हूं ना, अभी मैं तो खुद ही मान रहा हूं कि अभी तो 10% बच्चों को आया होगा समझ में, दूसरे क्वेश्चन से 40% को आएगा, थर्ड क्वेश्चन से 70, फोर्थ क्वेश्चन से 80, फिफ्थ क्वेश्चन पे 100, फिर भी 2 और करवा दूंगा कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही तो बची हुई भी सीख लो। सुनो, पहले ए और सी आ गया कि नहीं आ गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, इतने में 90% चांस आंसर मैच कर जाएगा, नहीं करे तो क्या। अब कंपेयरिंग करना तो आती है ना दो इक्वेशन की, तो दो इक्वेशन में मैंने क्या करा, मैंने लिखा कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ। ये पहले इक्वेशन कैसे लिखी पता है ना, इस इक्वेशन का रोल बहुत होता है आगे जाके, टाइप 1 में नहीं होता है पर टाइप 2, 3, 4 सब में होता है, और यही इक्वेशन है जो सब कुछ बता रही होती है। तो एक्स का कोफिशिएंट यहां कहीं दिख रहा है, जब नहीं होता तो क्या मानते हैं, 0, तो 0 यहां हो गया। यहां बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर आया तो a मिल गया। यहां आएगा कि नहीं आएगा, तो b आ गया। यहां आएगा कि नहीं, नहीं आएगा, खत्म। अब a पता है तो b पता हो गया। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, जब तक 4 क्वेश्चन नहीं करेंगे समझ में आएगा ही नहीं। लिखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, क्लियरिटी आएगी। 7x माइनस 11 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलिए, इससे और क्लियरिटी आएगी। यस, अब देखिए क्या होता है, कब क्या मिलेगा, ए क्यों मिला, बी क्यों मिला। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसमें पहले ये बताइए लिखते क्या, ए अपॉन प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन कोई और डी अपॉन, बताइए कौन कौन सी दो वैल्यू डायरेक्ट मिलेंगी, बी एंड डी, बी और डी। सबसे बड़ी पावर ही मिल सकती है ना, छोटी पावर मिल ही नहीं सकती। रीजन है उसका ना, क्या रीजन है बताइए, जब आप इसका एलसीएम लेके लिखेंगे तो यही लिखेंगे ना,
ए इंटू बोलो कितना, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 का प्लस b के साथ बोलो x प्लस 3 का प्लस c के साथ बोलिए x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का प्लस d के साथ बोलिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यस और नो? ये स्टेप क्लियर है कि नहीं? इसमें रखना था। आप देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चन दिया, इतने बड़े नहीं आते, पर पर्पज ये है कि आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो। पहले आप केवल दो वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते थे। पहले बताइए 2 रखा मान लीजिए, अब इसमें रखो समझ में आ जाएगा क्यों भी 2 रखा तो 14 माइनस 11 3, इसमें 2 रखा 0, इसमें 2 रखो 5 तो 25 का 25 बी, तो बी कितना? अब बताओ 2 इसमें भी रखते तो 0, 2 इसमें भी रखते तो, इसलिए सीधा लॉजिक है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला ए और बी मिला? तो जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी वही कांस्टेंट मिलता है, छोटा नहीं मिल सकता। रीजन ये इक्वेशन है जो मैंने लिखी है। अब क्या रखोगे बोलो? माइनस का 3 रखो, माइनस 21 माइनस 11 माइनस 32 अपॉन, मैं तो घर यहीं रख लेता हूं, आपको पता है -3 -2 -5 का स्क्वायर 25, तो कितना आ गया डी माइनस 32 बाय, देखो इसमें रखने में कितना ज्यादा आसान होता, आपका कितना टाइम बचता, पर क्या मिलेगा ये पता होना चाहिए। तो आपको बी मिल गया और डी मिल गया। ओके, और ये इक्वेशन कैसे आई है? इस पूरे का एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद ये वाला टर्म इससे कैंसिल होता है, तो उसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर बच गया। अब हमारे लिए क्या निकालना है इंपॉर्टेंट? ए और सी, क्योंकि आप पर अपने पास कितने कांस्टेंट ऑलरेडी आ चुके हैं? दो आ गए तो 70% तो क्वेश्चन इजी हो गया है, बाकी तो निकालने में देर नहीं लगेगी। चलिए ये इतना क्लियर है सभी को? अब देखिए, अब आप क्या करेंगे? कोफिशिएंट का कंपेयर करेंगे। सबसे बड़ी पावर बता सकते हैं क्या है? क्यूब है, क्योंकि इसका स्क्वायर में एक्स का मल्टीप्लाई क्यूब, तो आप दोनों तरफ एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से कंपेयर करने वाले हैं। यहां बोलो इसका इससे हुआ, इसमें क्यूब नहीं आएगा। यहां बोलो सी, यहां नहीं आएगा। आपको ए और सी नहीं पता, बट एक चीज पता चल गई, क्या? अब ऑप्शन में दिख रहा होगा इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट अगर अपोजिट साइन का है, मतलब हो गया क्वेश्चन खत्म। काय के लिए निकालना है? क्या होता है, स्मार्ट स्केल काम आते हैं। हो सकता है बी डी से ही काम हो गया, पर नहीं हुआ हो तो इसके अपोजिट कोफिशिएंट इक्वल टू आंसर। अभी तो पूरा निकालूंगा, पर लॉजिक समझ में आ गया, क्योंकि हमें हर सेकंड इस बात का ध्यान रखना है कि हमें टाइम सेव करना है। हम पूरे दिन, पूरे हफ्ते भर, आप कभी सोचिएगा आप सबसे ज्यादा टाइम कहां खराब करते हो? पेपर में। जैसे ही पेपर मिलता है आप टाइम खराब करना चालू कर देते हो, और बाद में ये कहते हो सर टाइम ही नहीं बचा, टाइम कम पड़ गया, पेपर में क्या करें सर, हर हफ्ते इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर बार नए क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन कभी नए नहीं आते, वो दिखने लगते हैं नए, और वो फिर लगता है कि गाइड सॉल्व नहीं की तो कैसे होगा। ऐसा नहीं है, सब कुछ कंसेप्ट का खेल होता है। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हैं तो बिना गाइड के भी आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं, और कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो 10 गाइड कर लो, फिर ढूंढते रहोगे। जैसे ही क्वेश्चन आया, नहीं ये आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव का नहीं है, सेल्स स्कोर का भी नहीं है, एमएल खन्ना का भी नहीं, तो नहीं बनेगा, छोड़ दिया। ऐसे थोड़ी होती पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब ही यही होता है। मैं आपको आज की डेट तक भी बोल सकता हूं कि मैंने आज तक की डेट में भी कोई गाइड सॉल्व नहीं किए। हाँ, यह अलग बात है, पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे गाइड्स के क्वेश्चन देख लिए, कर लिए, पर कभी भी नहीं की। एक ही बुक की और वो इतने बार की थी, उसी की वजह से आज आपके सामने खड़ा हूं। और कोई नया क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग दिखता है। तो स्कोर इंप्रूव ऐसे नहीं होगा। अगर आपका स्कोर इंप्रूवमेंट करना है तो पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा, सोचना चालू करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं पहले अपने आप से पूछें, जब तक खुद से आंसर नहीं निकलेगा कोई फायदा नहीं। और ये धीरे धीरे आएगा प्रैक्टिस के बाद।
तो ये समझ में आ गया बेटा। तो एक चीज अब हम क्या करेंगे, और कौन सा आसानी से निकाल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म। यहां पे कांस्टेंट टर्म कितना है, यहां बोलो, ये बेटा स्क्वायर होके 9 आएगा और ये -2 से होगा, -18 है, इसका स्क्वायर हुआ तो 9, तो प्लस का 9b, इसका स्क्वायर हुआ 4, 4 3 जा तो 12c और 4d। अब क्या करेंगे आप, ए की जगह -c रख देंगे और बी और डी ऑलरेडी वो रख के वैल्यू निकल आएगी। पर देखो टाइम लग जाता है, इसलिए इसमें स्मार्ट स्किल को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए आप समझ गए होंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चन कम क्यों आते हैं एग्जाम में, थर्ड के और कम हो जाते हैं क्योंकि और लेवल बढ़ जाता है, और फोर्थ के नहीं के बराबर। बहुत ही कभी कभार जेई एडवांस में क्वेश्चन आया है। मतलब मैं आपको अभी बोल दूं कि जेई एडवांस के अगर मैं 10 साल के पेपर उठा लूं तो हार्डली एक क्वेश्चन आया होगा फोर्थ टाइप का, थर्ड के 2 आए होंगे, सेकंड के 4 आए होंगे और फर्स्ट के 6 आए होंगे, ऐसा होगा, इतना अंतर आ जाता है। क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से भी दिया जाता है कि एक बच्चा इस क्वेश्चन को कितने मिनट में करेगा। नोट करिए। ओके, तो अब आप पेपर में कैसे करना समझ गया, अभी आपको कैसे निकालना वो आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखिए टाइप नंबर 2 का ही है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, और यहां पर मैंने एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिया और उसके बाद सीधा क्या लिया है, कांस्टेंट। लेने को और क्या ले सकते थे आप बताओ, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर ले सकते थे, या एक्स या कांस्टेंट, आपकी मर्जी है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। मुझे जो कंफर्ट जोन होता है वो फर्स्ट और लास्ट होता है, आपको जो कंफर्ट जोन हो वो ले ले। इस कोई थंब रूल नहीं है कि जो मैंने करा वही आप करें। बफरिंग इस एंड पे बिल्कुल नहीं है। निकालिए। यस, देखिए यहां पर क्या क्या लिखेंगे बोलिए, ए अपॉन 2x माइनस 3 प्लस बी अपॉन, क्या क्या डायरेक्ट मिलेंगे बता सकते हैं, ए और सी, बी के लिए कंपेयर किया जाएगा। कभी भी देखना मैक्सिमम टाइम 1 डिग्री 1 और 1 2 वाली क्वेश्चन आए, आपको करने के लिए कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे सकता हूं मैं। ये क्लियर बेटा, दो वैल्यू निकल सकती है, निकालो। 3/2 रखो, ए कितना आ रहा है, हाँ 37, और सी के लिए 2 रखिए, 13, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू बोलिए a इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2x माइनस 3 इंटू प्लस c इंटू, लॉजिकली इसमें रखना होता है, हम
डायरेक्ट भी निकाल लेते हैं, हमारा टाइम जहां बचता है हम वो काम करें। अच्छा, इसमें रख के अपॉन आता है, इसमें डायरेक्टली पी बाय क्यू आ जाता है, वो भी एक टाइम बच जाता है। बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो ही एक चीज है जो आपको पीछे कर सकती है, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपसे मिस्टेक हो। और इतने क्वेश्चन समझा रहा हूं, समझोगे तो आएगा समझ में, नहीं तो कभी भी नहीं आएगा। समझना पड़ेगा, एक एक चीज को सुनना पड़ेगा। ये एलसीएम कैसे लेते हैं वो आ गया ना समझ में, कि इसका पूरा एलसीएम लिया, फिर वही जैसे करते हैं भाई, ए अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 3 प्लस सी अपॉन 5 लिखा, तो ये नहीं लेते आप 2 3 5, तो 2 कैंसिल तो क्या बचा 15, 3 कैंसिल तो 10b, 5 कैंसिल तो, अब यहां पर 2 3 5 नहीं है, x के कोफिशिएंट है बस। चलिए अब कंपेयरिंग करिए, तो यहां पर कंपेयरिंग बोलिए 1, यहां बोलिए a प्लस 2b, बस खत्म। अब a निकल गया तो b भी आ गया, बोलो। देखो कितना आसान हो जाता है आपके लिए, अगर एक वैल्यू भी आ गई तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। कहां पर? यहां 4 आएगा। अरे मैंने सब सही लिखा, मत करो गड़बड़। अभी ये भी बोलोगे सर वहां पे आपने बोला था डी निकला, यहां पे आपका सी निकल गया। अरे पिछला क्वेश्चन का डी में होल स्क्वायर था, इसमें किसका था? सी का। यही तो दिक्कत है। कोई बात नहीं, पर मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, मिस्टेक्स कहां आती दिमाग में, कि पिछले क्वेश्चन में आपने बोला था ए और डी निकलेगा, बी और सी, ये ए और बी में ही कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे भैया एबीसी हटा दो, ये राम है, ये श्याम है, ये घनश्याम है, और ये कौन है? अभी 3 ही है, अभी चौथा नहीं तो देख लेते हम। तो आप उनके ए बी सी में मत जाओ, ओरिजिनली जाओ कि क्यों ए निकल रहा है। ए की ये सबसे बड़ी पावर है इसलिए ये निकल रहा है। x माइनस 2 में यहां पे 2 खत्म हो रहा है तो ये निकलेगा, जो भी लिखा हो बी सी डी ई जो भी लिखा हो वो निकलेगा। क्लियर है बात? इवन ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, लिखिए 1 अपॉन, या अब मान लो यही इंट्री दिया जाएगा तो आप डायरेक्ट कर चलिए 4x माइनस 5 अपॉन, मान लो दिया x माइनस 1 का क्यूब। तो a क्या आया आपका पिछले क्वेश्चन में 37, तो b माइनस 18। थोड़ा ध्यान दोगे सब समझ में आएगा, इतने आराम से करवाना। अब जैसे ये लिखा है, बताओ क्या क्या लिखोगे? a अपॉन प्लस बी अपॉन, अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले बताओ कौन सी वैल्यू मिलेगी, तो आप बोलोगे c मिलेगा क्योंकि सबसे बड़ी पावर उसमें, खत्म, और कुछ नहीं मिलेगा। मान लो पावर 4 होती तो d मिल जाता, और c मिलने के लिए क्या रखना है 1, तो माइनस 1 अपॉन, अब यहां रख नहीं पाओगे, कंफ्यूजन होगा, एलसीएम ले लीजिए। कहीं कोई चीज में कंफ्यूजन हो ऐसे सोचा करो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, b के साथ बोलो वहां 1 ही लिखा जाएगा, बोलो, प्लस c के साथ, यस और नो। अब जब आप 1 रखेंगे तो माइनस 1 इक्वल टू c, तो c माइनस 1 ही आ गया। बस यही रखेंगे, यहां रखोगे तो होगा नहीं कुछ, तो माइनस 1 ही हो गया, खत्म। आई बात समझ में? यानी किसी भी तरह का क्वेश्चन बना सकते हो आप, और आज इसकी प्रैक्टिस करिएगा। पूरी बुक में एक अलग से एक्सरसाइज दी है भी आरटी में, शायद नहीं भी दी हो तो मैं आपके सामने कौन सा बुक खोले हुआ, हाँ एक अलग से दी हुई है पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड, वो कर डालना। अब आपको कंपेयर करके सी तो निकल ही चुका, एक भी बहुत होता है। अब बोलो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया 0, यहां पर a खत्म, a 0 है,
मतलब वो कैंसिल हो जाता है कॉमन निकल के, इसलिए। फिर लिया आपने कांस्टेंट टर्म -5 a माइनस बी, क्यों? a 0 है तो b की कितनी आ गई 5 प्लस सी बी, सॉरी, ऊपर नहीं, ऊपर गलती से लिख दिया, नीचे। डायरेक्ट निकाल लो x के कोफिशिएंट, कोई रूल थोड़ी है कांस्टेंट टर्म लो बेटा। x का कोफिशिएंट ले लो 4, यहां पे बोलो -2a प्लस बी, a 0 है तो b कितना आ गया 4, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। बात समझ में आई? c कैसे आया, ये समझ में आ गया कि इस इक्वेशन में रखना है। c मतलब कांस्टेंट c नहीं है, c मतलब वो ABCD वाला c है। डन। अब a 0 आ रहा है, इसका मतलब है इसका एक फैक्टर कैंसिल हो रहा होगा। एक्चुअल में मैं बता देता हूं, आप इसे ऐसा भी तो कर सकते थे, 4x - 4 - 1 अपॉन एक 4 कॉमन, सॉरी x - 1 का क्यूब। अब 4 कॉमन ले लो तो एक कैंसिल हो जाता है, इसलिए ऐसा हुआ। ये टाइप 2 क्लियर? तो अब टाइप 3 पे आ जाइए। क्या होता है एकदम से कई बार चीजें समझ में नहीं आती, अभी थोड़ी देर बाद सोचोगे तो अपने आप सब चीजें आ जाएंगी समझ में। सब कुछ लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। टाइप 1 हाईएस्ट, टाइप 2 के क्वेश्चंस आएंगे, फिर टाइप 3। टाइप 3 का नेम लिख लो ब्रैकेट में, सम फैक्टर्स आर क्वाड्रेटिक, सम फैक्टर्स आर क्वाड्रेटिक। अब पिछले क्वेश्चन में जैसे a 0 आ गया तो उस वाले पार्ट का नहीं होगा, बस आंसर क्या होगा -b अपॉन दिस और -c अपॉन 2 इंटू दिस, खत्म। जैसे इंटीग्रल करते हो वैसे ही करोगे। चलिए टाइप नंबर 3, सम फैक्टर्स आर। आपने टाइप 1 पढ़ी थी कि फैक्टर केवल लीनियर हो, टाइप 2 पढ़ी थी कि लीनियर में कुछ बाई चांस रिपीट हो रहे हैं, और टाइप 3 क्वाड्रेटिक। पर पहले समझ लें कि पार्शियल फ्रैक्शन में क्वाड्रेटिक किसे बोलते हैं। ये लिखा है और ये लिखा है, बताइए किसे पार्शियल फ्रैक्शन में क्वाड्रेटिक बोलेंगे? इसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके फैक्टर बन सकते हैं। जिसके फैक्टर बन जाएं उसे हम हमेशा लीनियर मेथड से ही सॉल्व करते हैं, जिसके फैक्टर बन जाए। अब जिसके नहीं बनेंगे तो ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा। मान लो कभी इक्वेशन लिखिए x² + 5x + 6, 100% क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये लिखिए, ये भी क्वाड्रेटिक है, पर पार्शियल फ्रैक्शन में इसे क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं बोलते, क्योंकि इसके आप फैक्टर बना लेते हैं और फैक्टर बनने के बाद इसे आप लीनियर फॉर्म से करते हैं। पर आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो इमेजिनरी रूट्स हैं, तो इसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। मतलब बेसिकली बोल सकते हैं टाइप नंबर 3 में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स इमेजिनरी हैं तो ही ये यूज करते हैं टाइप। ओके, ये बिल्कुल क्लियर अच्छे से कि जिसके फैक्टर बन जाएं उसको हम क्वाड्रेटिक में नहीं गिनेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपल तरीके से हो रखा है, को उसको कॉम्प्लिकेटेड करें। ठीक है ना? तो ये एक आदत होती है हमारी कि हम सिंपल चीजों को भी कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। जैसे मैं इतने सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूं, अब इसे कॉम्प्लिकेटेड कैसे करो? कितना कंफ्यूजन हो रहा है यार। इतनी सारी चीजें बता दी सर ने, कहा मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। बचपन से ब्रेन के बारे में मेरा बोला जा रहा है कि एकदम ज्यादा स्टोर नहीं कर पाता, इतना सारा एक साथ दे दिया मंडे टू थर्सडे में, पता चला अब करूं क्या। दिमाग है, कोई कचरा घर तो है नहीं। और बात सही है, दिमाग है, कचरा घर नहीं, कचरा बाहर निकालो, गार्बेज बाहर करो और काम की चीजें अंदर करो। तो ऐसे खुद ही हम अपने आप को इतने अच्छे अच्छे टॉनिक देते हैं, रोज बैठ के 2 घंटे मोबाइल से खेल रहे हैं और कह रहे हैं टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूं मैं, इतना परेशान हूं। और वो आता है ना टीवी पे कुछ ऐड आते हैं कि मैं पहले बहुत परेशान था, है ना? तो ऐसे ऐड फिर आपको देखने में, फिर आप टीवी खोलते हो और सबसे पहले वही चालू होता है कि मैं बहुत परेशान था, दुखी था। फिर इतने में मुझे किसी ने बताया कि ये किताब लेते ही मेमोरी टेक्निक डेवलप हो जाती है ना? जो मोटा है उसको मोटे वाले अपने आप ऐड मिल जाते हैं,
जो पतला है, जो कुकिंग वाला है, उसको कुकिंग वाले ऐड मिल जाता है। आप कभी भी देखो जो ऐड वाला टाइम होता है उसके बड़े टाइमिंग फिक्स है कि दोपहर के समय किचन वाली चीजें देनी है क्योंकि फीमेल देख रही होती है ना। शाम के समय बच्चों वाली, रात के समय जो ऑफिस वगैरह जॉब करते हैं वो मोटे हो गए हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम है उनके लिए, उसके लास्ट में बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी चालू हो जाती है ना। तो वैसा है वो। तो हर दुखी आदमी के लिए टीवी में आप कुछ खोलोगे कोई ना कोई चैनल मिल जाएगा। चलिए चलिए, तो अब क्वाड्रेटिक फैक्टर में कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले समझिएगा, अगर लीनियर फॉर्म थी जैसे ये थी, अभी एक एक करके पूरा हम रिवाइज करते हैं, तो आप इसे ऐसा लिखते थे, यस और नो, जिसका आपने डायरेक्ट अप्रोच सीखा। मान लो कुछ फैक्टर रिपीट हो रहे हो तो भी आपने देखा, मान लो ये रिपीट हो रहा होता तो आपने इसे लिखा ए अपॉन ए प्लस एक्स प्लस बी अपॉन बी प्लस एक्स प्लस सी अपॉन बी प्लस एक्स का, जिसमें आप दो फैक्ट वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते थे। अब मान लो टाइप नंबर थर्ड में कुछ फैक्टर ऐसे हों, जैसे ये ए प्लस एक्स है, ये बी प्लस मान लो एक्स स्क्वायर हो, और ये फैक्टराइज नहीं हो रहा हो, यानी रूट इमेजिनरी हो, तो इसको कैसे लिखेंगे? इस लीनियर को वैसे ही लिखते हैं, इसमें हम लिखेंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन बी प्लस एक्स स्क्वायर। और टाइप नंबर 4 जो होती है, करनी नहीं है पर बता रहा हूं, अगर क्वाड्रेटिक का रिपीटेड फैक्टर उसे बोलते हैं टाइप 4। ठीक है, जो नहीं आती एग्जाम में वो बता दूंगा फिर भी, पर आइडिया दे दिया मैंने। अब क्या होता है कि अगर इसमें भी आपको लॉजिक पूछता हूं मैं कि मान लो एक फैक्टर केवल लीनियर है, एक रिपीटेड है और एक क्वाड्रेटिक है, तो क्या करेंगे? एक जनरल आइडिया दे रहा हूं, इतने बड़े क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, आएंगे तो आप कॉम्पिटिटर के लिए छोड़ के आएंगे, मतलब इसमें ट्रिक्स भी लगा लोगे तो भी लग जाएंगे 3-4 मिनट। अब सुनिए, इसको क्या करेंगे? लीनियर का वही रूल वही रहेंगे, वो बताने के लिए लिख रहा हूं। ए अपॉन, इसके लिए बी अपॉन बी प्लस एक्स, सी अपॉन होल स्क्वायर, ये खत्म। एक एक चीज समझो, लीनियर का वही रूल, रिपीटेड का वही रूल। अब क्वाड्रेटिक के लिए सी तक चले गए तो अब अगला कांस्टेंट ले लोगे, dx प्लस ई सी प्लस। अब इसमें कोई भी याद रखिए, इसमें जैसे केवल एक ही वैल्यू निकलेगी, इस वाले टाइप में ए और सी की निकलती। मान लो ये टाइप लिखा होता तो ए और सी निकलता, पर कई बार एक वैल्यू ही क्वेश्चन का काम आपके लिए आसान कर देती, तो एक दो वैल्यू बहुत होती है। अब एग्जांपल से समझते करना कैसे। डन। अब कैसे करते हैं वो बताता हूं, बस मैं पहले आपको एक आइडिया दे देता हूं कि इसके इंटीग्रल को कैसे करते हैं। जैसे ऐसा लिखा हो, मान लो बी एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल का फॉर्म कैसे करते हैं वो अलग से समझा रहा हूं। बहुत ही सिंपल है, पहले तो इसको अलग अलग लिख देते हैं। मतलब ऐसा, बी एक्स अपॉन ए प्लस, और फिर बोलो ए प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें इसको टी मान लो, ये इसका डिफरेंशिएशन है 2 के साथ, तो आप ऐसा लिख देते हैं बी बाय 2, एक आइडिया दिया, लॉग, और ये तो आपको पता है 1/√a tan इनवर्स, याद आ गया। अब ये चीज भले ही नहीं लिखो, क्वेश्चन से जल्दी समझ में आएगा। एकदम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा।
क्लियर है बात? अब देखिए इसमें किस तरह के टाइप्स को कवर करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। 4x+5 अपॉन x-2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करते हैं, आपको इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ABC कैसे निकालना है, इंटीग्रल कैसे करना है, सब चीजें समझ में आ जाएंगे। डन। अब देखिए पहले समझ लें, हम ऐसा लिखेंगे a अपॉन x-2 बेटा, है ना, bx प्लस सी अपॉन, बोलो। अब थोड़ी देर के लिए मैं आंसर का पैटर्न बता रहा हूं, फिर अपन इसको करते हैं। अगर मान लो ये क्वेश्चन आता पेपर में तो आप कुछ ऐसा लिखते हैं, यहां देखिए a अपॉन x-2 प्लस, मैं dx नहीं लिखता, कंफ्यूज मत होना, bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब बताओ इसका पैटर्न क्या होता बेटा, a log x-2, इसको अलग अलग लिखते तो ऐसे ही लिखते हैं ना, b/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस c/2 tan इनवर्स x/2, राइट। अब आपके लिए पूरा खेल इस बात का है कि ABC क्या है। हो सकता है इसमें एक ही वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी, वो है a। अब चांसेस बहुत कम है कि a सब में अलग दिया हो, पर एक पक्का है कि चारों में a एक जैसा नहीं होगा, तो a से आप एक ऑप्शन तो पकड़ ही लेंगे, मतलब दो तो रिजेक्ट 100% हो जाएंगे। अब दो में B या C से काम हो जाएगा। थोड़े लॉजिकल चलना है, करते कैसे हैं वो बता रहा हूं, पर समझ में आ गई बात। अब a जैसे हम निकालते आ रहे थे वो चीज हम कहीं ना भूलें, सीक्यू चीज नहीं बोलना, तू रखो 8 + 5 13 अपॉन 8, यानी a का वैल्यू। अब जिस ऑप्शन में a की जगह ये लिखा है उनको तो मार्क कर दो, पक्की बात है दो से ज्यादा में नहीं होगा, यानी आप दो आंसर को खत्म कर चुके हो। अब उन दो के बचे हुए में B और C चेक करना है, ये तरीका होता है करने का। तो आप समझ गए होगे ये टाइप कम क्यों आती है, और इससे ऊपर वाली टाइप और टाइम लेती है, इसलिए कम आने के चांस रहते हैं। आना सब चाहिए आपको, पढ़ के पूरा जाओ। अब बताओ क्या होगा बेटा, अब हम वही रूल, कंपेयर करे बिना कभी बाकी की चीजें नहीं निकाल सकते। तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस bx प्लस सी इंटू, बोलो, x-2। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया, कोई भी ले लिया करो आप, इसमें 0, यहां पर बेटा a, और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो b। अब देखो आपको फायदा हुआ ना, a पता था तो b भी पता हो गया। अब आपको ये कॉम्बिनेशन जो दे रहा है आंसर हो गया। पर याद रखना b की जगह एक और चीज है, /2 है, यानी यहां पे -13/16 लिखा होगा। ये थोड़ा केयरफुल रहना इन चीजों में, इसमें गड़बड़ मत कर देना, इसलिए मैं पहले वो लिखता हूं। अब जैसे इसका एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जिसमें b -13, वहां पे केवल इतना लिखा हो, कितना, -13/8। तो थोड़ा यही चीजें केयरफुल रहने वाली, मिस्टेक बस यही होती है और कोई नहीं होती एग्जाम में। 90% टाइम आप सिली मिस्टेक करते हैं, केयरलेस मिस्टेक करते हैं, और बोलते हैं केयरलेस मिस्टेक हो गई। कैसे दूर करें, आपने वर्ड भी बता दिया और क्या करना है, केयरलेस मिस्टेक को कैसे दूर करना है, केयरफुल रह के। पर वो केयरफुल सर हर बार सोचते हैं, रह ही नहीं पाते। अब कांस्टेंट टर्म ले लो, बोलो 5 4a माइनस, अब देखो a है तो c आ गया, इसलिए एक कांस्टेंट भी निकल गया ना, क्वेश्चन इजी हो गया बस। बताइए c कितना आ रहा है मुझे बता तो पूरक, माइनस प्लस का ना, ये प्लस माइनस की मिस्टेक एक साल आपका बिठा देगी, ये ध्यान रखना आप अच्छे से। अच्छा देखो इंटीग्रल आंसर पहले ही लिखा होता है, ए बी पूरा पार्शियल फ्रैक्शन एबीसी पे बेस्ड है।
कोई कंफ्यूजन? वन मोर क्वेश्चन. इलेवन एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9. बोलिए. कोई भी पेपर जब आप देते हो संडे का या जो भी टेस्ट, उसमें आप वही होते हो जो रेगुलर प्रैक्टिस में होते हो. आप बोलते हो ना सर पेपर देते समय फिर वही हो जाते हैं इतनी प्रैक्टिस के बाद भी. एक्चुअल में पेपर देते समय आप वही होते हैं जो रोज की पढ़ाई में होते हैं. तो आपको अपने आप को रोज की पढ़ाई में चेंज लाना पड़ेगा. जो पेपर आप करते हैं इसमें स्कोर कम आता है, जब मैं डिस्कस करता हूं आप बोलते हो कि सर इतने इजी क्वेश्चन थे. तो वो थॉट प्रोसेस आपको मेरे तरीके से डेवलप करना है. और याद रखिए आप पढ़ाई कर रहे हो, मुझसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और करना है. इस साल कहीं किसी को अपने आप को छोड़ना ही नहीं है. पहले तो ये बताइए ऐसा लिखते क्यों? प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन, अगर मैं आपसे बोलूं आंसर लिखिए तो आप बहुत स्पीड में लिख सकते थे. ए लॉग प्लस बी बाय 2. क्यों? ये भी बड़ा फिक्स पैटर्न होता है. एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी बाय 3 tan इनवर्स एक्स बाय 3. अब जो भी आए, अब इस संडे के टेस्ट में क्या बढ़ जाएगा आपका? कैलकुलस का इंटीग्रल पूरा बढ़ गया. ए लॉग एक्स माइनस 3 प्लस बी बाय 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी बाय 3 tan इनवर्स एक्स बाय 3. ओके आनंद, चलो ये क्लियर, इतना करना है एबीसी. अब बताओ ए के लिए कितना रखना है? 3 रखो. 33 माइनस 7 13/9. अब देखो हो सकता है कि इतने में आपका क्वेश्चन हो गया, नहीं हुआ होगा तो आप करोगे, पर 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट होगा यहां तक. यही एक चीज है जो आपको समझनी है. हम क्या होता है पूरा क्वेश्चन करते हैं फिर आंसर पे जाते हैं. पहली बार से नजर रखो आप आंसर पे भी, पेपर पे भी, सिंपल क्वेश्चन पे भी. हर पेपर को बहुत आपको पॉजिटिव माइंड से देने की आदत डालनी पड़ेगी. हर दिन रात को 1 घंटा देना है पुराने टॉपिक के रिवीजन का. टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई छोटे भाई को पकड़ो जो तकलीफ में अभी कह रहा पढ़ाई नहीं हो रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं. 11th 12th के एग्जाम आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जेई के एग्जाम भी 4 बार होने हैं, मैं बहुत कंफ्यूज हूं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मोबाइल खेलता रहता हूं. फिर उसको जो काउंसलिंग दोगे आप, उस काउंसलिंग को रिकॉर्ड करो और रात को बैठ के सुनो. मेरे से अच्छी काउंसलिंग दोगे आप और बहुत क्योंकि सबसे आसान ज्ञान दोगे आप उसको. आप ऐसे ऐसे फंडे दोगे, वो फंडे की जरूरत आज आपको है ना. तो ये ध्यान रखना है आपको. यस, अब बताओ इसमें कंपेयर करते तो क्या होता? ए इंटू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 3, बोलो 11 इक्वल टू ए प्लस बी.
यस और नो? माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 0 और कांस्टेंट टर्म है -7, 9a प्लस नहीं -3c, फिर जो भी आए। क्लियर और नॉट? ये कौन सी एक्सरसाइज है बुक के हिसाब से? कल आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा इसका। बहुत ही एडवांस टाइप बची है बस। वैसे देखें तो लॉजिकली हो गया सिलेबस, अब जो टाइप बची है एडवांस है वो करना है, पर कल आपकी थ्योरी कंप्लीट, पर टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। फिर उसकी प्रैक्टिस क्लास एक मंडे को, मैं इस बार सोचा हूं आपका संडे को जो पेपर होगा वो भी डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको टाइम मिल जाए। फिर इनडेफिनेट में कुछ प्रैक्टिस लगेगी तो ट्यूसडे को करेंगे, नहीं तो ट्यूसडे से डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। यानी अगले वीक के ट्यूसडे या वेडनेसडे से मैं श्योर हूं कि आपका डेफिनेट स्टार्ट हो जाएगा। प्लान तो ट्यूसडे का कर रहा हूं, तो आपको ट्यूसडे तक के लिए इंडेफिनेट का अभी भी टाइम दिया जा रहा है। यानी आज क्या है, आज दिन कौन सा है? तो आपको वेडनेसडे प्रैक्टिस के लिए थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे की क्लास के बाद आपका डेफिनेट स्टार्ट होगा। और जरूरत लगी तो मैं वेडनेसडे भी कर सकता हूं, पर अभी भी आपके पास लगभग 6-7 दिन है और प्रैक्टिस के लिए पूरा पढ़ाने के बाद। मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस के लिए भी टाइम मिले। नहीं तो बोलने को तो कल खत्म, चलो फ्राइडे से डेफिनेट कर लें, पर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, कोई फायदा नहीं होगा। 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस कर लो, मत खोलो बुक। जरूरी नहीं है कि आप आरडी के हर क्वेश्चन करें, पर आरडी के कम से कम 10 से 20% क्वेश्चन कर लें। 21 वाले बच्चे स्पेशली, कि 10 से 20%, मतलब अगर एक्सरसाइज में 50 क्वेश्चन दिए तो 5 से 10 कर ले, हो जाएगा काम। और खुद ही बना ले। मैंने तो पूरा आपको एक, अभी तक बुक भली पढ़ आप रख देते हो सामने, एक बार भी नहीं उठाई। मैं कब उठाऊंगा? जब मुझे लगेगा अब हो गया खत्म, अब मुझसे कोई टाइप तो नहीं छूटी। और वो भी आपको अभी डीपीटी के एनालिसिस देना चालू करूंगा तो टाइप कोई छूटी होगी तो आ जाएगी। आप खुद भी सेल्फ प्रैक्टिस ऐसे ही करा करो। बुक खोलने की जरूरत क्या है? जब खुद ही क्वेश्चन बनाओगे तो अपने आप ही, अब ये क्वेश्चन कोई बुक में हो ही नहीं सकता। नया क्वेश्चन कर लिया, अब आप 4 नए क्वेश्चन कर लोगे। तो आप पहले थोड़ा इससे बाहर निकलो कि वो पेपर में सर नए क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर वहीं की वहीं आ जाते हैं हम। आप जो पढ़ाते हो सब समझ में आता है, पेपर में कुछ नहीं होता। ऐसा थोड़ी होता है, पेपर में भी होगा अगर सही तरीके से सोचोगे तो। ये क्लियर? इसमें और जरूरत है? इसकी रिपीटेड टाइप लिख रहा हूं, प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा। अगर कभी मान लीजिए क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो जाए, ऐसा b+x² का क्या, तो क्या करेंगे? वही सेम लॉजिक। बताइए, bx + d, इसकी प्रैक्टिस क्या होती है? इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। b+x² प्लस बोलो dx + e अपॉन b+x² का होल स्क्वायर। मिलेंगे नहीं क्वेश्चन, चिंता मत करिए उसकी। ओके, तो पहली, दूसरी, तीसरी टाइप डीपीटी दे दो 2। एक और ऑब्जेक्टिव शीट दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए आज। 1 नहीं मिली तो 1 भी दिलवा दे दो। डन? चलिए ये एक इंटीग्रल करिए। dx अपॉन 1 + x⁴। डीपीटी अभी शो हो जाएगी बेटा। जितना असाइनमेंट दे रहे हैं वो भी कर लोगे तो काफी है, बुक की जरूरत नहीं है। इंटीग्रल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर टाइप भूले तो क्वेश्चन भी नहीं होगा। समझ में आया क्लास में आज सब? अब इसकी प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस के लिए बुक की जरूरत नहीं है, हर टाइप के 4-5 क्वेश्चन खुद बना लो। नए क्वेश्चन बन जाएंगे, बुक का हर क्वेश्चन बनेगा। आज ही करना है।
और पूरा अभी आपको 6 दिन का मैंने समय दिया है प्रैक्टिस के लिए। अब जो टाइप है वो एडवांस से कल हो जाएगी, पर अब आप प्रैक्टिस करना चालू कर दें। फिर मैं आपको असाइनमेंट जो डीपीटी दे रहा हूं उनके डिस्कशन अब चालू करेंगे। उससे क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव में कहां दिक्कत आ रही है वो पकड़ में आएगा। फ्राइडे को जो टेस्ट होगा वो इंडेफिनेट का ही होगा। यस, अब इसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हैं बता सकता हूं। पहला, एक होशियार बच्चा 1+x² का होल स्क्वायर लिखेगा और फिर वो लिखेगा 10 इनवर्स x² इंटू इसका इंटीग्रल x³/3। कोई और होशियार होगा तो 2x। कुछ बच्चे x² को tan थीटा मानेंगे, ये सब गलत है। कल करेंगे इस टाइप को, ये टाइप है बहुत, ये मैंने बोला ना यही टाइप बची है। तो आज इतना ही करते हैं। आपको मिल गई डीपीटी? ठीक है। अभी कितनी 3 क्लासेस होती हैं आपकी? तो 3 क्लासेस का मैनेजमेंट एक ही तरीके से हो सकता है कि जो टॉपिक आता है उसकी क्लास स्किप कर सकते हो, एक बात। दूसरा, जो क्लास अटेंड करते हो कम से कम उसकी 2 घंटे की प्रैक्टिस जरूर करिए। 2 घंटे की क्लास, 2 घंटे की प्रैक्टिस, 4 घंटे। चलो आप लोग 2 मिनट रुक जाइए। आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जाइए। अरे ले जाओ नीचे, वहीं रख देना। चलो चलो, यहां नहीं रुको, मुझे ऑनलाइन वालों से बात करनी है। दो मिनट रुकिए, अभी बता रहा हूं सब। चलिए, अब आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी आज बाद में क्लास नहीं है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में नॉर्मली आप मुझसे क्लास एंड में जो क्वेश्चन होते हैं पूछ सकते हैं, और जो जो आपने आज चीजें बताई हैं वो सब बात करता हूं आपसे पहले। देखिए, जब भी कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, और इंपॉर्टेंट एग्जाम का, मैं खुद बता दूंगा, पहले उसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है ना? बीएचयू का फॉर्म कब आएगा, सीईटी का कब आएगा, उसके लिए परेशान मत होइए। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि केवल ये वाली में जो बात बोल रहा हूं वो केवल 21 के लिए बोल रहा हूं। अभी आपकी 3 क्लास होती है, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में, और एक अल्टरनेट इवनिंग में। ये उन बच्चों की हैं जो स्पेशली फास्ट ट्रैक कोर्स के स्टूडेंट हैं। एबीसी के उन बच्चों के लिए नहीं है जिनका ऑलरेडी कोई टॉपिक कवर हो गया है। अब आपने लेट ज्वाइन किया है, पर हम अपनी तरफ से चाहते हैं कि आप पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, इसलिए 3 क्लास में पढ़ाया जा रहा है। स्पीड में नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये एक रीजन है। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा यहां पर, कि अगर आपने मैनेजमेंट सही कर लिया
तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर कुछ बच्चों के अभी सेमिस्टर एग्जाम आने वाले हैं, मुझे पता है, जो फाइनल ईयर में है। मैं आप सबको एक बात बोलूंगा कि सेमिस्टर एग्जाम में बहुत फोकस रखिए, वो किसी भी कीमत पे बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सेमिस्टर एग्जाम के परसेंटेज लॉन्ग टर्म काम आएंगे। उस समय आप कोई एक सिंगल क्लास भी अटेंड करते रहे तो चलेगा, और अगर आपको स्केप करना पड़ जाए तो भी चलेगा। तो पहले तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। दूसरा, आप में से कई लोगों ने आज लिखा कि सर क्लास में बहुत एंजॉय किया, या इंट्रीगल जो सबसे टफ लगता था इजी हो गया। ये टफ को इजी बनाना आपके काम है। मेरी एक लाइफ स्टाइल भी ऐसी होती है कि मैं टफेस्ट चीज भी सिंपल तरीके से सोचता हूं, वही मेरे लाइफ स्टाइल में और वही मेरे पढ़ाने में, और वही आपकी लाइफ स्टाइल में आना है। कॉम्प्लिकेटेड चीजें मत करिए, आप खुद कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसलिए दिक्कत होती है। अच्छा, क्या होता है, जैसे ही मैं टाइप 1 लिखी और पहला क्वेश्चन बताया, आप वो क्वेश्चन पूछते हो जो 10वें क्वेश्चन के बाद बताना है। कोशिश करा करिए जब क्लास एंड हो रही हो उस समय आप अपने क्वेश्चन पूछें। मैं जब तक श्योर हूं कि जो आप लिख रहे हैं वो डाउट आपका उसके पहले खत्म हो चुका होगा। पर कई बार लिखने में हमारा कंसंट्रेशन वीक हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं आपको और क्लास दोनों को लेके चलता हूं। अगर क्लास के हर बच्चे को समझ में आया तो मुझे पता ऑनलाइन में भी आएगा, और ऑनलाइन के समझ में आया तो क्लास में भी। क्योंकि अगर क्लास में नहीं समझ में आता तो बच्चे बोलते तो कुछ नहीं है, वो हाथ उठा देते हैं। आप लोग तो कम से कम लिख पाते हैं, पर वो तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब है आप परेशान ना हो। अब आपके क्या क्वेश्चन है देख लेता हूं। आज जो रिपीटेड टाइम, अब आप प्रैक्टिस करिए बेटा। अच्छा, अभी आपने पूछा है कि कुछ बच्चों ने मुझे लिखा था बीच में, और देखिए मैं बीच में आपके कोई स्टेटमेंट को देखता हूं पर बोलता नहीं हूं, नहीं तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। कि कुछ बच्चे अगर घर पे कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, भोपाल आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, और जिनको भोपाल आना है वो मुझे अलग से व्हाट्सएप पर मैसेज करें, फिर मैं बताऊंगा उसके लिए क्या करना है। ओके, हॉस्टल की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे बेटा आपने जो लिखा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कीबोर्ड यूज ही नहीं करते बिल्कुल, जब तक की बहुत जरूरत नहीं हो। मैं भी यही बोलूंगा, क्योंकि बेटा मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं। आप सोचिए, आप तो कीबोर्ड करके पूछ लेते, अगर क्लास में बैठे बच्चे तो चेहरे दिख रहे हैं ना, तो मुझे आ जाता समझ में कि कोई चीज समझ में आई कि नहीं आई। तो आप उस सब चीज की फिक्र छोड़ दीजिए, बस आप एक फिक्र करिए कि पढ़ाई करनी है। अच्छा, पेन ड्राइव जो कोर्स है, जिन जिनके पास, वो पेन ड्राइव से पढ़ के बैठ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। कृष्णेंदु, अच्छा 22 वालों को अभी, निमसेट 22 वालों को याद रखना है, अभी 16 से जो न्यू बैच है उसमें धीरे धीरे सब लोग शिफ्ट हो जाएंगे। फिर क्या मैसेज है? हाँ, आपका मैसेज देख लिया मैंने, टेक्स्ट मैसेज देख लिया बेटा। आपका स्टार्टिंग से देख ला। जूली, जीरो लेवल में जो डाउट है थोड़ा ट्राई करिए, आपको हो जाएंगे। जीरो लेवल प्रैक्टिस के लिए दिए, आपसे खुद बनेगी। और अभी आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, कल टाइप खत्म होगी, प्रैक्टिस करिए, डीपीटी डिस्कस होंगी तो जीरो लेवल के डाउट अपने आप खत्म हो जाएंगे। नहीं होंगे तो मैं बता दूंगा आपको, उसको लेके आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपका अलजेब्रा अगर पहले हो चुका है तो आप रिवीजन के लिए क्लास की जगह पहले के जो नोट्स, बेटा देखो आपने अभी लिखा अलजेब्रा हो चुका है, तो आप दोबारा क्लास क्यों कर रहे हो? वो तो मैंने इसलिए दिया फास्टैग कोर्स के क्लास का एक्सेस, कि आपको अगर कहीं ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक दोबारा पढ़ना उस समय नहीं पढ़ पाते इसलिए। बट हो चुका है तो आप वही नोट से पढ़िए, क्योंकि आपको अब सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम देना चालू करना है। आदर्श, मोनू, चंदन कुमार, अर्ज, तपस्वी। अब बेटा मैं पढ़ ही नहीं पा रहा तेज, तो एक तो मैसेज लिखते हो। श्याम जी, मंथन, रोली, प्रीवियस टॉपिक के रिवीजन के लिए एक सैटरडे का दिन या जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन करना है बेटा, संडे को भी करना है। और अब जिन बच्चों को लॉग आउट करना है वो कर सकते हैं, जिनको कुछ पूछना है वो रुके रहें, बाकी लॉग आउट करना चालू कर सकते हैं। प्रियंश जोशी, हिमांशु, मोनू वर्मा, जूही, आदर्श, श्याम, अनामिका, अश्वनी, एसी, भाई एसी मत लिखो, अपना नाम सही करो। सुदेश, अंजलि, सुबोध। अब बेटा मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। संडे का पेपर मैं अगले वीक का करूंगा, मंडे को।
अभी 2 पेपर इजी थे इसलिए नहीं करें। ओके, चलिए अब आप लोग लॉग आउट करना चालू कर सकते हैं। रितेश, शाम बफरिंग यूट्यूब पे अभी आएंगे मेरे सेशन बेटा। यूट्यूब पे भी मैं जो सेशन लेता हूं हर साल वो लूंगा, पर मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग लूंगा। जिन जिन टॉपिक में आपके रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट क्विक रिवीजन में यूट्यूब पे ही लेने वाला हूं। उससे नए बच्चे भी जुड़ते हैं और आपको जो जो टॉपिक में दिक्कत जा रही है वो भी दूर होगी। उसमें आप कुछ क्वेश्चंस भी भेजोगे, वो भी डिस्कस करूंगा, चिंता मत करिए। बोर्ड पर क्या लिखा बेटा? मैं पढ़ी, बोर्ड पर क्या समझाया है पढ़ ही नहीं पा रहा हूं बेटा। निधि, आप क्या बोलना? बुक के लिए बेटा कोई भी बुक, जो मटेरियल दिया जा रहा है उतना बहुत है। मेरी अलजेब्रा की वीडियो बेटा जैसे जैसे क्लास खत्म होती जाएंगी वो आपको मिलती जाएंगी। बुक को लेके ज्यादा परेशान मत हो, गाइड तो बिल्कुल भी सॉल्व मत करिए, गाइड की अब जरूरत नहीं है बेटा। मैंने जितनी शीट दी है, अगर कुछ अभी डिस्कस नहीं हुई है तो आगे चल के जरूर होंगी, परेशान मत होइए उसके लिए। ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन बहुत जरूरी है करना। जीरो लेवल में शशिकांत थोड़ा नहीं आएगा प्रॉब्लम, प्रैक्टिस करोगे तो। मेरा भी नाम राहुल कुमार। रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही तो कोई टेंशन मत लो, धीरे धीरे रीजनिंग कवर होने लगेगी। ओके, चलो अब मैंने आपके लगभग सब क्वेश्चन देख लिए हैं। आप लोग बिल्कुल परेशान मत हुआ करो, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिए, खुश रहिए और पॉजिटिव सोचिए और सिंपल तरीके से सोचिए। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। रीजनिंग को लेकर अभी ज्यादा टेंशन मत लो, पहले मैथ्स पे फोकस ज्यादा करो। अगर मैनेजमेंट नहीं हो रहा तो रीजनिंग छोड़ सकते हो। हर्ष, मैंने जितनी शीट दी है उतनी ही करनी है क्लास में, उतनी क्लास में जो चीज आपको डिस्कस होती है वो सब क्लास में भी होती है बेटा। चलो अब एंड कर रहा हूं सेशन, लॉग आउट कर रहा हूं बेटा। फ्राइडे का टेस्ट स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, अब्दुल मिल जाएगा आपको। मेरी वीडियो से कर सकती हूँ मनाली क्वाड्रेटिक। फैंटास्टिक क्लास टुडे, थैंक यू। चलिए